हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 की सिविक्स बुक का चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पार्ट 3 स्टडी करेंगे। आई होप कि आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमें आज जो स्टोरी दी गई है वो केरला के बारे में बताई है। इससे पहले हमने लद्दाख के बारे में स्टडी किया था, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे केरला। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला जो है वो इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड। ये घिरा हुआ है समुद्र से, मतलब केरला के एक तरफ सी आता है, समुद्र आता है, और दूसरी तरफ हिल्स आती हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डेमन्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। और वहाँ की जो पहाड़ियां हैं केरला की, वहाँ पर मसाले लगाए जाते हैं, जैसे काली मिर्ची, लौंग, इलायची, ये सब वहाँ लगाए जाते हैं। It is spices that made this region an attractive place for traders। और ये वो मसाले ही हैं जो कि इस रीजन को एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं वहाँ के व्यापारियों के लिए। Jewish and Arab traders were the first to come here। और ये यहूदी और अरब व्यापारी थे जो सबसे पहले वहां आए थे। The apostle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago। कि जो अपोस्टल थी क्रिस्ट की, मीन जो धर्म पत्नी थी या वाइफ थी सेंट थॉमस की, वो ऐसा माना जाता है कि 2000 ईयर पहले वहां आई थी। एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी वही लेके आई थी, उन्हीं के साथ शुरुआत हुई थी। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब जो व्यापारी थे वहां भारत में आए थे और यही सेटल डाउन हो गए, यहीं बस गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर। इब्न बतूता जो कि यहाँ ट्रेवल करके आए हैं अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, 700 ईयर्स अगो पहले, रोट ए ट्रेवलर। तो उन्होंने एक अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था, इन विच जिसके अंदर ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट। तो उन्होंने उस यात्रा वृत्तांत में मुस्लिम्स की लाइफ जो थी उसके ऊपर लिखा था और कहा था कि दे वर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी है, अच्छी समुदाय है। द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने डिस्कवर किया था, खोज लिया था समुद्री रास्ता भारत का यूरोप से। व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। जब वास्को डी गामा ने अपनी जो शिप थी उसको यहाँ इंडिया में लैंड किया था, मतलब भारत लेके पहुंचा था अपनी समुद्री यात्रा के दौरान। आगे है बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस। तो जब केरला के साथ बताते हैं कि इतने सारे ऐतिहासिक जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो जुड़े हुए हैं, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। तो इन सब के साथ में कहते हैं कि जो केरला के लोग हैं वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, इन सब धर्मों के लोग वहां मिलेंगे। द फिशिंग नेट यूज हेयर। मछली पकड़ने का जो नेट है यहाँ यूज किया जाता है। लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट। बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट के जैसे दिखता है। एंड आर कॉल्ड चीना वाला। और उसको इसीलिए कहा जाता है चीना वाला, क्योंकि वो चाइनीज जैसा दिखाई देता है, तो चाइना वाला ना, तो चीना वाला उसको बोला जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड। यहाँ तक कि वो यूटेंसिल, वो बर्तन जिसमें उसको फ्राई किया जाता है, उसको भी चटी कहा जाता है। एंड इट इज बिलीव दैट, और ऐसा माना जाता है कि द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। कि जो वर्ड है चीन वो भी चाइना से ही आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सुटेड टू ग्रोइंग राइस एंड a majority of people here eat rice, fish and vegetable। अब वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके बता रहे हैं कि वहाँ लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, और जो क्लाइमेट है वो सूट करता है कौन सी फसल को, राइस वहाँ ज्यादातर बोई जाती है, उस फसल को सूट करता है। और वहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं वो राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब वहाँ के स्टेपल डाइट में ये चीजें आती हैं।
While Kerala and Ladakh are quite different in term of their geographic features, तो अपन ने देखा कि केरला और लद्दाख अपने जियोग्राफिकल फीचर्स में बिल्कुल अलग अलग है। लद्दाख में जहाँ डेजर्ट का अपन ने देखा, केरला के अंदर पानी है, और लद्दाख में अपन ने देखा था कि वहां पर पूरे टाइम जो समर के टाइम में ही थोड़ा बहुत जो ग्लेशियर से पानी आता था वो उसको पीने के काम में लेते थे, बाकी वहां पर नहीं होता था, वहां वेजिटेशन नहीं होती थी, जबकि केरला में खूब वेजिटेशन होती है। तो इस तरह से हमने जियोग्राफिकल फीचर देखे थे। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज सीन सिमिलर, जो हिस्ट्री है दोनों ही रीजन की वो सिमिलर है, एक जैसी मिलती जुलती है, और दोनों पे ही कल्चरल इन्फ्लुएंस है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर, दोनों ही रीजन्स पे किसका प्रभाव है? चाइनीज और अरब व्यापारियों का। इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला, ये केरला की वो जियोग्राफी है विच अलाउ फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, और वहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से ही वहाँ मसाले लगाए जाते हैं। एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख, और लद्दाख की जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वहां पर जो वूल है उसका प्रोडक्शन होता है, जो कि व्यापारियों को अपने रीजन में अट्रैक्ट करती है। दस इस तरह से हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, इस तरह से हिस्ट्री और जो जियोग्राफी है वो बांध देती है कल्चरल जो लाइफ है एक रीजन की उसको, मतलब उसका इफेक्ट कल्चरल लाइफ का इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, कि जो इन्फ्लुएंस है डाइवर्स कल्चर्स का इज नॉट मेयरली थिंग ऑफ द पास्ट, की पास्ट में ही नहीं है, हमारे प्रेजेंट लाइफ के अंदर भी ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम अगर जगह जगह जाके देखेंगे, वर्क करेंगे एंड देखेंगे, विद ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन, तो सबके साथ साथ धीरे धीरे कल्चरल ट्रेडिशन जाते ही हैं, एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू प्लेसेस, और जैसे हम नई जगह जाते हैं तो उसका एक पार्ट हो जाती है। जैसे कि गांव से लोग शहरों में आते हैं, धीरे धीरे शहरी लाइफ के अंदर ढल जाते हैं, शहरों के अकॉर्डिंग रहने लग जाते हैं, या फिर शहर का कोई पर्सन गांव में जाता है तो धीरे धीरे उनको समझने लग जाता है, उनके कल्चर को समझने लग जाता है। सिमिलरली इन आवर ऑन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज, और जैसे कि हमने देखा है कि हमारे नेबरहुड में भी अपन जहाँ रहते हैं वहां पर बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। आर डेली लाइफ आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर, हमारी जो डेली लाइफ है जिसमें हम एक साथ मिलकर अलग अलग तरह से चीजें करते हैं। हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ, एक दूसरे की लाइफ के बारे में कहानियां सुनते हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, उन सबको सुनते हैं। मीन्स ये सब इफेक्ट करता है एक दूसरे को। तो यहाँ पर अब एक दूसरे को इफेक्ट करता है, मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिली है। डाइवर्सिटी के बावजूद भी इंडिया के लिए बोला जाता है, इंडिया का एक फीचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी एकता है, यूनिटी है। तो इसमें देखते हैं क्या है, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना वो ऐसा पहचान बना ली है उसने, ऐसा माना जाता है कि वो डाइवर्सिटी ही इंडिया की ताकत है। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रूल करते थे तो विमेन एंड जो मैन थे अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, रीजनल बैकग्राउंड उनके कुछ भी थे, वो सब एक साथ आए थे और उन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स का अपोज किया था, विरोध किया था। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था तो उसमें हजारों की संख्या में लोग थे, वो अलग अलग बैकग्राउंड्स के थे, उनकी कास्ट अलग थी, रिलीजन अलग था, उनकी अलग कम्युनिटी के थे, लेकिन वो सब एक साथ थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, वो एक साथ मिलकर काम करते थे ताकि वो एक जैसा एक्शन ले सके। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो एक साथ जेल गए, एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और उन सब ने क्या पाया, ब्रिटिशर्स को विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए थे। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिशर्स थॉट, और मजे की बात ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि दे को डिवाइड इंडियंस, कि वो भारतीयों को बांट सकते अलग अलग। क्यों सोचा उन्होंने? बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, कि भारतीय तो अलग अलग है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है और अलग अलग बैकग्राउंड है, तो अपन इनको आसानी से अलग कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और उसके बाद में हम इन पे शासन करेंगे। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट, लेकिन पीपल्स ने ये शो कर दिया था उनको कि वो कितने भी अलग हो एंड बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द, लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी जो बैटल है, उनका जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, उसमें वो एक है। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक सॉन्ग लिखा हुआ है। ये जो सॉन्ग है इसके बारे में आगे आएगा। ये अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था, तो उस मैस्कर को लेकर ये सॉन्ग लिखा था किसी ने कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड, तो ये सॉन्ग है उसको लेकर लिखा था। अभी इसके बारे में लिखा हुआ है वो अपन आगे स्टडी करते हैं।
लेकिन अगर मेरा चैनल आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। कि ये जो सॉन्ग है जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था अमृतसर में, उस पे लिखा गया था। जिसके अंदर एक ब्रिटिश जनरल डायर जो थे, उन्होंने ओपन फायर करा दी थी। लोगों की मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी, उनके ऊपर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जिनके पास में कोई हथियार नहीं था। लोगों के पास में पीसफुली पीपल किलिंग मैनी, ठीक है, और लोग शांति से वहां अपनी सभा कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया एंड वाउंडिंग इवन मोर, और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। मैन एंड वीमेन, हिंदूज एंड सिख्स, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, हिंदू सिख मुस्लिम, अमीर गरीब, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश का विरोध करने के लिए। दिस सॉन्ग वाज कंपोज, तो उस टाइम के बाद में ये जो घटना हुई थी, इस इंसिडेंट के बाद ये सॉन्ग कंपोज किया गया एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। तो उन सब बहादुर लोगों की याद में ये गाना गाया गया था। सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो गाने और ये सिंबल्स हैं, ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान खूब इमर्ज हुए थे, और उन्होंने सर्व किया था एज ए कॉन्टेस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। कि हमारी कंट्री के अंदर ट्रेडिशन है कि विभिन्नता का भी रेस्पेक्ट करना है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको इंडियन फ्लैग के पीछे की कहानी पता है? उसके पीछे क्या स्टोरी थी? इंडियन फ्लैग कैसे डिजाइन हुआ? उससे पहले इंडिया का फ्लैग क्या था? इट वॉज यूज एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। तो उसका यूज किया जाता था सिंबल की तरह। वो लोग ब्रिटिश को अगर विरोध करना था तो उसके लिए इसको फ्लैग को यूज करते थे। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट, अब जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो अपने उस बुक में उन्होंने कहा था कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बाय रादर। कि भारतीयों की जो एकता है वो बाहर से देखने में ही ऐसी नहीं है, या किसी ने उनके ऊपर थोपी नहीं है, बल्कि इट वाज समथिंग डीपर, ये बहुत गहरी है। एंड विद इन इट्स फोल्ड, और इसके अंदर वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, बहुत लोगों में सहन सकती है अपने विश्वास के ऊपर, अपने कस्टम के ऊपर, वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नोलेज एंड इवन इनकरेज। हर तरह के वैरायटी के एक्नोलेज है, हर तरह के एक दूसरे का जो प्रोत्साहन है बढ़ाने का काम इसमें किया जाता है। इट वाज नेहरू, ये नेहरू जी थे, हु कॉइंड द फ्रेज, जिन्होंने ये फ्रेज हमें दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की अनेकता में एकता है। ये फ्रेज भी नेहरू जी ने दिया था अपनी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। अब यहाँ बताया है इंडिया जो नेशनल एंथम है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, जो कि एक दूसरा यूनिटी को बताने के लिए दूसरा एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।